अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलाखिर एक तवील और सब्र आज़मा इंतजार के बाद बाबर आजम अपनी सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। इसमें फैंस जो है तो यकीनी तौर पर आज बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के फैंस जो बाबर आजम के अपने फैंस पूरी दुनिया में हैं, वो बड़े खुश हैं ना, क्योंकि बाबर आजम ने तकरीबन 2 साल 2 महीने और 16 दिन के बाद नाव सेंचुरी की है। एक तवील इंतजार के बाद बाबर आजम के बैट से नाव सेंचुरी देखने को मिली है। ये मंजर बड़ा खूबसूरत मंजर था, उस वक्त देखने के काबिल था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो लाइव आपको इस चैनल में दिखाता। बड़ा खूबसूरत मंजर था। बाबर आजम अपनी सेंचुरी करने के बाद ग्राउंड में अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर आसमान की तरफ करके दुआ किया और शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला का, और उसके बाद क्राउड का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने अपने ड्रेसिंग रूम में अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया। तो एक उसने इनको बैकअप किया, क्योंकि टीम और फैंस ने ना बाबर आजम को बैकअप करते रहे, क्योंकि तनकीद की जद में भी रहे। तकरीबन 2 साल 2 महीने ये तनकीद की जद में भी रहे, लेकिन ये है कि बहुत सारे फैन जो हैं तो वो इसको बैकअप भी करते थे, और उसके साथ साथ टीम भी ना इनको और मैनेजमेंट भी बैकअप करती थी। और लाहौर का जो ना T20 मैच था जिसमें इसने बड़ी जबरदस्त बाबर आजम ने इनिंग्स खेली थी, उसके बाद बाबर आजम ने फिर परफॉर्म करना छोड़ दिया था, और ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम को अब रेस्ट देनी चाहिए, और बातें भी ऐसी चलनी शुरू हो गई थी कि बाबर आजम को रेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर होम ग्राउंड के ऊपर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे? स्पिनर्स को ये खेल नहीं सकते। तो बाबर आजम के लिए भी वो परेशान लम्हात थे ये, क्योंकि इसकी आवाजें निकल रही थी कि इसकी जगह पे कामरान गुलाम को खिलाया जाए और इसको रेस्ट देनी चाहिए। और इस सिचुएशन में बाबर आजम ने ये शानदार इनिंग्स खेल के ना ये प्रूव किया कि ये एक बेहतरीन खिलाड़ी है। और बाबर आजम की ये सेंचुरी जो है तो ये टीम को भी बूस्ट अप करने में बड़ा किरदार इसका होगा, क्योंकि बाबर आजम एक सीनियर और लीजेंड खिलाड़ी है, और ये एक अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसका इम्पैक्ट जो था तो टीम के ऊपर पड़ रहा था, लेकिन आज एक अरसे के बाद जब बाबर आजम ने सेंचुरी की है तो वही टीम ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे तो मैं इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर इसके जो बैक किया है, जो टीम के मेंबर्स ने, जो खिलाड़ियों ने इसको बैक किया, जो मैनेजमेंट ने इसको बैक किया, जो स्पोर्ट्स करते रहे ना हमारे फैंस, इन सबको मैं ना इस बेहतरीन लम्हात के ऊपर जो है तो कंग्रेचुलेशन करता हूं। और इसमें बाबर आजम को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो हौसला नहीं आ रहे, उनके ऊपर तनकीदें भी होती रही हैं, उनका वो जदोजहद करते रहे, और आखिर बिल आखिर ना 83 इनिंग्स तकरीबन तमाम फॉर्मेट्स में 83 इनिंग्स के बाद 2 साल 2 महीने और 16 दिन के बाद जब आखिर वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। और ये सेंचुरी जो है तो बड़ा क्रूशल टाइम के ऊपर है, क्योंकि आने वाला वक्त बिल्कुल करीब है ना। फरवरी में वर्ल्ड कप आ रहा है ना, T20 का वर्ल्ड कप है, गो के वो फॉर्मेट अलग है, लेकिन फॉर्म में आना बड़ा जरूरी था बाबर आजम को। तो बाबर आजम ने बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर ये सेंचुरी करके ना तो साबित किया कि ये भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, और सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर किया। गो के सईद अनवर ने 244 मैचों में ये किया है, और बाबर आजम ने कम मैच खेले हैं, और इस तरह बाबर आजम जो है तो वो टॉप पोजीशन पे है। और बाबर आजम ने बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि सईद अनवर के बाद जो सईद अनवर का रिकॉर्ड जो बराबर किया, एटलीस्ट ये कम वनडे की रेशो की वजह से ये टॉप पे हैं, और सईद अनवर सेकंड पे पोजीशन पे आ गए। तो इनकी 20 सेंचुरीज जो है तो ये बात की नमाजी करती है कि बाबर आजम में हौसला नहीं आ रहा और मसलसल जदोजहद करते रहे। लेकिन बाबर आजम को एक एडवाइस मैं और करूंगा कि इससे ज्यादा जदोजहद करें, अपनी फिटनेस के ऊपर भी तवज्जो दें, ताकि आने वाले वक्त में आप एक नायाब हीरे के तौर पर नाम याद किए जाए, और तारीख में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, ताकि जब भी हमारे जो खिलाड़ी, जो नए आने वाली जनरेशन है, नए खिलाड़ी आएंगे, जो नए बच्चे आएंगे, वो फिर आपको फॉलो करके वो कहेंगे ना हमने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ना है। जिस तरह ना इंडिया में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड होता है, फिर उसके बाद विराट कोहली का है, तो इस तरह ना हमारा ना ये एक वक्त आएगा ना वो बाबर आजम का नाम कि जी हमने बाबर आजम को ना अचीव करना है, या उसके रिकॉर्ड को पहुंचना है, या उसके रिकॉर्ड को क्रॉस करना है। तो आपने ये मुसलसल जद्दोजहद जो अभी आपकी सेंचुरी से आपके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी हैं, आपने ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा संजीदगी के साथ और ज्यादा बेहतरीन तरीके के साथ आपने मैदान में उतरना है, नई हिकमत अमली के साथ। और आपकी ये इनिंग्स खासी क्वालिटी वाली इनिंग्स थी, बाबर आजम की ये इनिंग्स जो थी खासी क्वालिटी वाली इनिंग्स थी। इसमें तमाम ग्राउंड शॉट थे, एक भी उड़ता हुआ शॉट नहीं खेला है, और एक भी छक्का इसमें शामिल नहीं है। ये बड़ी क्वालिटी वाली इनिंग्स थी, और 119 बॉलों पे 102 रन नॉट आउट, और न सिर्फ इन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की है बल्कि जीत में बड़ा किरदार अदा किया है।
जीत में जो है तो इसका किरदार साहिब अयूब ने बड़ी जनाब डेंट डालने की कोशिश की। इब्तदाई में उसने अटैक करना की बहुत ही खूबसूरत जनाब इनिंग्स, उसकी छोटी सी इनिंग्स थी, 33 रन की इनिंग्स है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स थी उसकी साहिब अयूब की। साहिब अयूब मैं समझता हूँ कि 78 स्कोर की है फखर जमान ने, लेकिन उससे अच्छी इनिंग्स ना साहिब अयूब की थी, क्योंकि वो 3 कैच ड्रॉप हो चुके थे, आसान कैच थे, बार बार ना कैच नहीं ड्रॉप हो सकते ना, उसके 20 के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, फिर 88 के ऊपर, 28 के ऊपर, सॉरी 28 के ऊपर उसका कैच ड्रॉप हुआ, फिर 78 के ऊपर उसका कैच ड्रॉप हुआ और फिर कैच ड्रॉप पकड़ा गया है ना उसका। तो ये इस तरह उसकी ना थी। फखर जमान एक बेहतरीन खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन इसको विकेट के ऊपर ठहरना बड़ा जरूरी है। ठीक है अटैक कर रहा है ना, लेकिन अटैक भी देख के करना होगा। अगर आपको एक कैच ड्रॉप हो गया तो आपको एक बड़ी इनिंग्स कम से कम सेंचुरी मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि 3 कैचेस आपके ड्रॉप हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये 3 कैचेस अगर क्वालिटी वाले बैट्समैन को ड्रॉप हो तो उसको सेंचुरी कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल उसका भी रोल बड़ा जबरदस्त था और उसने भी ना अपनी विक्ट्री में ना बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि उसकी और बाबर आजम की 100 रन की पार्टनरशिप थी और इस 100 रन की पार्टनरशिप ने पूरी तरह खेल जो था वो पाकिस्तान के हाथ में दे दिया था। और उसके बाद रिजवान आए, रिजवान ने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली और उसने भी 53 रन किए। तो मैच की ना सूरत हाल शुरू से करते हैं तो फिर इख्तिताम की तरफ जाते हैं। पहले बाबर आजम का चूंकि मैं बड़ा एक्साइटिंग था, क्योंकि एक अरसे के बाद था, तो उसके ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी थी। पाकिस्तान ने और टॉस जीत के तो पहले बैटिंग का फैसला, पहले जो है तो श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान ने ये थोड़ी सी तब्दीलियां भी की हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान को अबरार गो के उसने आज डेड डाला है, लेकिन अबरार तो हमारा बैन बॉलर है, वो परफॉर्मर है, वो तो ठीक है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है। फैसल अकरम को भी आजमाना चाहिए। मेरे ख्याल में आखिरी जो तीसरा वनडे आ रहा है ना, तो उसमें फैसल अकरम को शामिल करना चाहिए। आज शाहीन आफरीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी जगह पे अबरार और वसीम जूनियर, ये खुशाइन बात थी कि फहीम अशरफ को भी लेकिन आजमाना चाहिए, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएंगे तो हमारे ऊपर ऑप्शन खुलेंगे और उस ऑप्शन का फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के पास फिर परेशानी नहीं होगी। अगर एक खिलाड़ी की तबीयत खराब हो जाती है या एक खिलाड़ी किसी वजह से अनफिट हो जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन जो हो तो वो भी स्ट्रांग ऑप्शन हो। तो ये दोनों नव जो आजमाए गए हैं ये ठीक है, लेकिन इसमें फैसल अकरम को भी आजमाना, मैं समझता हूँ कि उसको भी आजमाना चाहिए और रिजवान की जगह पे हसीबुल्लाह को भी आजमाना चाहिए। ये तीसरा, चूंकि होम सीरीज है और फिर सीरीज जीत भी गए हैं, तो तीसरे के ऊपर हमने बेस्ट स्ट्रेंथ से जो बंदे हैं तो वो लेने चाहिए। तो पाकिस्तान ने आज टॉस जीत के श्रीलंका को दावत दी। सलमान अली आगा टीम की कैप्टनी कर रहे थे, अच्छी कैप्टनी थी, लेकिन जब उनके 244 के ऊपर उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि 260 के अंदर अंदर, लेकिन 288 फिर उनको बना लिए। आज हारिस रऊफ खासे महंगे रहे, 66 रन दिए, लेकिन विकेटें मिली हैं। इनका यही है कि ये स्कोर देंगे लेकिन विकेटें लेंगे। तो इस तरह ना नसीम शाह की थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि ये ऑफ कलर लग रहे हैं ना, चूंकि इन्होंने 63 रन दिए लेकिन विकेट इन्हें कोई नहीं मिली है। और नसीम शाह जो है तो इसका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। नसीम शाह की जो है ना स्पीड भी ना उस तरह नहीं है और इसकी बॉलिंग में वो दम हम नहीं है, वो रिदम नहीं है इसमें। तो इसको अपनी स्पीड के ऊपर और अपनी बॉलिंग के ऊपर, अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर काम करना होगा नसीम शाह को। तो हारिस रऊफ तो उसी तरह कंटिन्यू करेंगे, वो तो जाहिर है ना 66 रन ये 3 खिलाड़ी आउट कर दिए, वो इसी तरह करेंगे ना। उसमें मैं कहूंगा इसने ये करना है वो करना, वो उसी तरह करेंगे। वसीम जूनियर जो है तो इसने अच्छी बॉलिंग की है इस सिचुएशन में जब फुट पड़ रही है, और फिर वसीम जूनियर ने 10 ओवरों में 50 रन अच्छे ना बॉलिंग करवाई है। और उसके बाद अबरार अहमद, इसने तो बहाल कर दिया, डेंट ही इसने डाला है, खेल का नक्शे ही इसने चेंज किया है ना बॉलिंग के शोबे में। इसने सिर्फ 41 रन दिए 10 ओवरों में और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और उसके बाद नवाज थोड़े से महंगे साबित हुए और फिर जो है तो साइम अयूब जो है तो उन्होंने 3 ओवरों में 15 रन दिए, सफिशिएंट था ना, ठीक है। तो ओवरऑल जो था 288 रन का हिस्सा बजाय, क्योंकि ये फटा विकेट है और फटा विकेट के ऊपर तो कूट तो पड़ती है, ये जो कूट पड़ती है 288 स्कोर, 288 जो है तो चेस करना भी इतना आसानी है, जो दूसरा बड़ा टोटल नाम चेस किया पाकिस्तान ने। यहाँ पे चूंकि ना ठीक है ना, ये फटा विकेट है, यहाँ पे 330 जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि 330 340 तक वो जाएंगे, लेकिन वहां से इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके 288 किया, लेकिन 288 भी इतना माड़ा नहीं था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, उसमें
بابر اعظم ہیں، سائن ایوب ہیں، پھر فخر زمان ہیں، پھر بڑی ضروری تھا رضوان کی 1900 سنچری بھی، اور اس نے بھی کردار ادا کیا۔ اس سے پہلا جو میچ تھا تو اس کے اوپر میں بات کرتا، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ اس میں سے صرف ہمارے اس سے پہلے جتنے بھی میچز ہوئے، ایک یہ لاہور کا T20 کے بعد جتنے میچز ہوئے ہیں اس میں سلیمان علی آغا رول ادا کر رہا ہے۔ کیا سلیمان علی آغا کی ذمہ داری ہے؟ ٹاپ آرڈر سب کو ذمہ داری، جس طرح آج ذمہ داری ہے لی ہے ان تمام کھلاڑیوں نے اور تمام ٹاپ آرڈر نے پرفارم کیا، اسی طرح پرفارم کرنا ہوگا۔ ایک آدھ کوئی فیل ہو جائے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری لین لگ جائے نا، اور پھر آخر پہ سلیمان علی آغا نہ سارا رہے۔ پہلے ون ڈے میں اسی طرح ہوا تھا، لیکن دوسرے میں بڑا اچھا کم بیک کیا تھا، اور دوسرے میں بڑا ایزیلی ون سائیڈڈ پاکستان جیتا ہے۔ ایک اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور پھر اس سچویشن میں جب بالکل نہ T20 سر پر ہے، اور اس کے اوپر نہ بابر اعظم کا فارم میں آنا، پھر سائن ایوب کی یہ کلاس ورائٹی نظر آنی، یہ خوشائن بات ہے۔ فخر زمان کو تھوڑا سا ورکنگ اور کرنی ہوگی، 78 سکور کر دیا ہے، ٹھیک ہے مان گیا ہوں، لیکن کیچز جو ہیں تو اس کے اوپر بھی ورکنگ کرنی ہوگی، گیپ کو تلاش کر کے بدنامی ان کو ہٹ کرنا ہوگا۔ دو کہ انہوں نے ایٹنگز بہت کی ہیں لیکن سارے فیلڈر کے پاس، ورنہ ان کی سنچری بھی ہو سکتی تھی، بہت ساری انہوں نے ایٹنگز کی ہیں وہ، لیکن وہ سارے فیلڈرز کے پاس۔ تو اس لیے ان کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا چینج کر کے گیپ کو کام دیکھنا ہوگا۔ سنگلز کے اوپر بھی آج پاکستان کے یہ سنگلز اور ڈبلز کے اوپر رضوان اور بابر نے جو سنگلز اور ڈبل کیے تھے، یہ بڑی اچھی بات ہے یہی کرکٹ کی خوبصورتی ہے، یہی ٹارگٹ کو آسان بنا لیتی ہے۔ آج سنگلز اور ڈبل کے اوپر رضوان اور وہ گئے، کوئی چھکے اور چوکوں کی طرف نہیں گئے، اس کی سنچری میں صرف 8 چوکے شامل ہے۔ تو امید ہے کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ خوبصورتی کے ساتھ، زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ میدان میں اترے گا، اور جو بیچ سٹرینتھ ہے اس کو بھی آزمائے گا، اور پاکستان یہ یعنی 2 ہفتوں کے اندر، تقریباً 2 ہفتوں کے اندر یہ 2 سیریز جیتنا ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ ساؤتھ افریقہ کو شکست دینا، پھر سری لنکا کو شکست دینا، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ کانفیڈنس، یہی بہترین آگے ٹرائی نیشن سیریز میں بھی کام آئے گا، اور پھر ون ڈے جو ہمارا ورلڈ کپ آ رہا ہے اس میں بھی کام آئے گا۔ لیکن پاکستان اپنے بنچ اسٹرینتھ کو بھی تیسرے ون ڈے میں ضرور آزمائے گا، اور اس میں سے اسیب اللہ بھی ہے، اس کے بعد فیصل اکرم بھی ہے، اور دیگر جو بھی ہے ان سب کو آزمائے گا، تاکہ نئے کھلاڑی جو ہیں تو وہ پرفارم کر سکیں اور ان کو بھی آزمایا جا سکے۔ اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک